वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। तो आपको टॉपिक दिख गया होगा आज का थंबनेल के ऊपर और बोर्ड पे दिख ही रहा है आपको। टॉपिक का नाम है PGBP। सर फाइनली, हाँ जी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए, ये टॉपिक को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ें वर्बल डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के बारे में। और इसको ना ये समझना कि एक ऐसा टॉपिक होता है जो स्पेशली जब बीकॉम कर रहे हैं बच्चे या आपके जो नॉर्मल कोर्सेज कर रहे हैं, अमूमन अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें आता है तो साथ में एक चॉइस आ रही होती है, तो वो किसी एक को ऑप्ट करने के लिए इसको छोड़ते हैं। उसका भी कारण है, ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। एक्चुअली क्या होता है कि बिजनेस प्रोफेशन के अंदर जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स कंप्यूटेशन की, तो उसमें कुछ ऐसी बारीकियाँ होती हैं जहाँ पे अभी एज ए स्टूडेंट हमारे हाथ साफ नहीं हुए होते। आपकी बात क्या करूं, मैं भी कई बार गलती कर देता हूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं यार इसका अमेंडमेंट तो नहीं हो गया था, ऐसा तो नहीं था कि उसको हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को कुछ और लगाना था, और डेप्रिसिएशन में लगा तो उन्होंने ऐसा नहीं, ग्रुप ऑफ एसेट थी वो तो नहीं था। मतलब ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आके ना, इसीलिए आप अमूमन देखोगे जो बिजनेस प्रोफेशनल वाले बंदे हैं ना, वो डेफिनेटली अपने साथ एक प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके अपनी ITR फाइल कराते हैं, क्योंकि उनको मालूम है छोटी छोटी बारीकियाँ जो हैं, जो हमें इंसान को नहीं, नॉर्मल ग्रेजुएट्स को नहीं पता, नॉर्मल इंसान को नहीं पता, स्टार्टिंग में फ्रेशर को नहीं पता, वो वहाँ पे उन्होंने भी प्रैक्टिस कर करके सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम अगर बात करेंगे तो बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो बात क्या, टॉपिक का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जब हम अपने इनकम टैक्स का पंजे की बात करते हैं तो पहला होता है सैलरी, दूसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा आता है हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये तीसरा ही क्यों बोला गया, क्योंकि जब सीक्वेंस में सेक्शन चल रहे होते हैं ना, तो सीक्वेंस में चलते चलते पहले सैलरी के सारे सेक्शन आते हैं, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी के आते हैं, फिर बिजनेस प्रोफेशन के, फिर कैपिटल गेन के, फिर अदर सोर्सेज के। अब जब पढ़ाई करवा रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम कौन सा पहले ले लें, तो कोई भी पहले पढ़ा देते हैं। अगर कोचिंग सेंटर में आके पढ़ोगे आप, तो किसी कोचिंग सेंटर में जाओगे तो वो सीक्वेंस में जरूरी नहीं पढ़ाएगा। हो सकता है कि पहले आपको बिजनेस प्रोफेशन पढ़ाते, हो सकता है पहले कैपिटल गेन पढ़ाते। अगर एग्जाम के बिल्कुल नज़दीक खड़े हो तो कोई भी टॉपिक रैंडमली पढ़ाए जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना जरूरी है कि हम जब बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम कंप्यूट करने वाली बात कर रहे हैं, तो पहली बात ये सेक्शंस पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इनमें कुछ सेक्शन चलते हैं, इसलिए टॉपिक नंबर 3 है। अब जब बिजनेस की बारीकी की बात करें तो सबसे पहले हम क्या सुनते हैं, आज ये मैं सोचूं मैं लिखना शुरू करूंगा कुछ, अभी लिखना कुछ नहीं शुरू कर रहा, अभी सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, नाम लिखा हुआ है और डिस्कशन चल रहा है। आज की क्लास 5, 7, 10 मिनट की जो भी चलेगी हमारी डिस्कशन की चलेगी। बुक आई होप आप ले चुके हैं अब तक, अगर नहीं लिए तो प्लीज़ वो लिंक नीचे दे रखा है, आप मंगा लो उसको, नहीं तो घर के आस पड़ोस में जाके मंगा लो, लेकिन मंगा लो, क्योंकि मैं उसी से क्वेश्चन कराऊंगा। इस चैप्टर कोई भी होंगे, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम क्वेश्चन ही करेंगे लगातार। ठीक है, सबसे पहली बात आपने सुना होगा कि बिजनेस क्या होता है। जब हम अकाउंटिंग की फ्रेमवर्क से बात करते हैं, अब मैं आपके सामने 2 ऐसे भाइयों को लाऊंगा जो सामने आमने खड़े हैं दूसरे के। ठीक है, लेकिन दोनों की सोच एक जैसी नहीं है, सोच के अंदर थोड़ा फर्क आएगा। क्यों आएगा, ना तू गलत ना मैं गलत, ना पूरा तू सही ना पूरा मैं सही। क्यों, पहले भाई का नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दूसरे का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। आई होप यहाँ तक कहानी के लिए 2 भाइयों का नाम क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इनकम टैक्स एक्ट। ये 2 भाई सामने खड़े हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ये सारी इनकम है, ये सारा एक्सपेंसेस और इनकम, ये सब मैंने निकाल दिया। तो अब थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करते हैं। जब IAS बनाया आपने, मतलब ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, और दूसरा कहा IT एक्ट, तो इसने क्या किया, इसने आपके सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, P&L अकाउंट, जिसको आज के डेट में इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो आपने क्या लिखा होगा वहाँ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, सारे एक्सपेंसेस, फिर आ गया नेट प्रॉफिट, यहाँ पे सारी इनकम आ गई, या नेट लॉस, याद आ गया। इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, इसलिए आपको पता है क्योंकि अकाउंटिंग आपने पढ़ रखा सारा। ये सारे एक्सपेंसेस आ गए, ये सारी इनकम आ गई एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके हिसाब से जो नेट प्रॉफिट आया आपका, ये हो गया आपने जो शो किया अपने एनुअल रिपोर्ट्स में। फिर इसको आप ऑडिटिंग कराते हैं कि ऑडिटेड हो गए नहीं हो गए। अब जब ऑडिटिंग के लिए जाते हैं तो ऑडिटिंग के लिए किसके पास जाते हैं, ऑडिटिंग के लिए जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, CA के पास, वेरीफाई करने के लिए। अब वहाँ पे ही कुछ ऐसी कैलकुलेशन करी जाती हैं कि वो ऑडिटर ना इसको किस तरह से कोशिश करके कहता है कि इसको इस तरह से कर दो कि ये इसके लायक बन जाए, लेकिन
हम ये मानते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कंपनी ने बोला कि हमने एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि हम इंडिया का पढ़ रहे हैं तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने अकाउंट्स बना दिए, हमारा P&L अकाउंट रेडी है, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, नेट लॉस आ गया। अब इस पर टैक्स लगाना चाहिए ना, कायदे से तो इसी पे टैक्स लगना चाहिए। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भैया ये हो गई कहानी जो आपने हमें सुनाई, समझ रहे हो, ये कहानी तो वो हो गई जो आपने हमें सुनाई है, हमारी कहानी कुछ और है। हमने कहा हम भी P&L बनाएंगे, आपका दोबारा से बनाएंगे, हम आपकी सेल्स भी लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट भी लेंगे, जो भी लेंगे आपका लेंगे हम। लेकिन जब एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो हम वो सारे एक्सपेंसेस लेंगे जो परमिसिबल है। सिमिलरली बाय परमिसिबल इनकम्स, इसके बाद जो बचेगा वो आएगा नेट प्रॉफिट, और आपकी ये वाली इनकम जो नेट प्रॉफिट आएगी इसको माना जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है अभी भी आपको, ये सिर्फ मैंने जनरल बात करी है। बात वो भी वही करेगा, बात हम भी वही करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन के रूप में ये खड़ा होगा, आंसर के रूप में हम ये बनाएंगे। इसका मतलब ऐसे कोई एक्सपेंस, अब सुनना ठीक है, कान एकदम चौकन्ने ऐसे कर लो, अगर दिक्कत हो रही तो कान में ऐसे खुजली करो कि हाँ कान तेज होगा, ठीक है। अगर आपने इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम ऐसे कोई एक्सपेंस डाल दिए जो अलाउड ही नहीं थे, तो आपने तो माइनस कर रखा है ना, तो हम उसको वापस प्लस करवा देंगे, मतलब यहाँ पे क्रॉस करा देंगे, प्लस कर देंगे। हम ऐसे नहीं कि P&L ऐसा बनाएंगे, यहाँ पे तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जब हम P&L बनाएंगे तो हम इसको वर्टिकल फॉर्मेट की जगह हम इसको एक ऐसे बनाएंगे, तो लिखेंगे हम प्रॉफिट और लॉस एज पर P&L अकाउंट जो कंपनी से आया है। अब इसके अंदर छेड़खानी करेंगे हम। छेड़खानी कैसे करेंगे? हम चेक करेंगे, पहला खर्चा अलाउड है, माइनस अलाउड, दूसरा अलाउड है, माइनस अलाउड, तीसरा अलाउड है, तीसरा अलाउड, चौथा अलाउड नहीं है। तो जो खर्चा आपने माइनस कर दिया था हम क्या करेंगे, उसको वापस प्लस कर लेंगे। ये अलाउड नहीं था सर, आपने क्यों किया? आपने 500 माइनस किया था, आपने 1000 माइनस किया था सर, लेकिन अलाउड था 800, तो हम क्या करेंगे, वापस 200 को प्लस कर लेंगे। यहाँ पे अभी भी नटशेल में बात चल रही है कि इस चैप्टर में करना क्या होता है, बस ये समझाने के लिए। सिमिलरली इनकम, आपने ऐसी कोई इनकम ऐड कर ली यहाँ पे जो अलाउड ही नहीं थी आपको, तो मतलब हम तो आपको छूट दे रहे हैं ना, ये इनकम तो अलाउड ही नहीं थी आपको, तो यहाँ माइनस कर देंगे उस इनकम को। ऐसी कोई इनकम जो आपने दिखाई नहीं, हम उसको ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब हो क्या रहा है, हम आपकी बुक्स को उठाएंगे, अपने लॉ को उठाएंगे, चेक करेंगे, ये लगाया ठीक है माइनस कर दो, ये लगाया माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये गलत है प्लस कर दो, ये इनकम गलत है माइनस कर दो, ये इनकम नहीं लगाई प्लस कर दो। समझ रहे हो? तो अब इसको नटशेल समझाओ तो, जो आपने माइनस कर दिया उसको माइनस तो करना है, लेकिन अगर आपको अलाउड नहीं था तो उसको वापस प्लस कर लो। जो आपको माइनस करना अलाउड था उसको माइनस रहने दो, जो आपको प्लस करना अलाउड था उसको प्लस रहने दो, जो प्लस करना अलाउड नहीं था उसको माइनस कर दो। मतलब करते करते फिर आ जाएगा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस एज पर इनकम टैक्स एक्ट। यहां तक क्लियर है? इसको हम बोलते हैं नटशेल में क्वेश्चन और आंसर करने का तरीका इस चैप्टर में। ठीक है, अब आते हैं बेसिक टर्म्स में। हमने कहा सर बिजनेस का मीनिंग तो हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था कि बिजनेस वो होता है जो कोई कर रहा होता है, रेगुलर कर रहा होता है और उसकी इंटेंशन होती है लगातार करने की। तो वो डेफिनेशन किसकी है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। लेकिन जब इनकम टैक्स एक्ट आता है तो वो कहते हैं नहीं। अब मैं आ रहा हूँ आपकी बुक के साथ, प्लीज हैव पेशेंस। नटशेल में समझा दिया आपको क्या करने वाले हैं, लेकिन अब हर चीज़ को बारीकी से समझना है। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा चलेगा, हो सकता है 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर हो सकता है, उसके बाद प्रैक्टिस सेक्शन। तो आप प्लीज़ बने रहना इस चैप्टर के अंदर। और ये मत सोचना कि सर आप क्या बड़े फनी तरीके से समझा रहे हैं इसके अंदर, इसमें फनी तरीका कुछ है ही नहीं। इसमें तो जो लिखा है किताब में वो लिखा है, ठीक है। और आपको बोर नहीं होना, जो मैं पढ़ाऊंगा बाद में उसको रिवाइज करना और फिर दोस्तों को बोलना सर से पढ़ लो आके, क्योंकि आप नहीं पढ़ा पाओगे मुझे पता है ठीक है, तो मेरे से बस भेज देना। जितने बच्चे मेंबरशिप ले चुके हैं वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग योर कंसर्न टुवर्ड्स मी। लेकिन अभी भी ये मत सोचो कि मेरे को बहुत सारे मेंबर हो गए हैं,
आप खुद समझ सकते हो कि मेंबरशिप कितनी रिक्वायर्ड है एज ए टीचर मेरे लिए। मैं सच में ट्यूशन्स में नहीं जाना चाहता, वरना मुझे सब कुछ बंद करके ट्यूशन सेंटर खोलना पड़ेगा। चलिए एनीवेज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ बिजनेस अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट? बिजनेस मीन्स द परचेज एंड सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ अ कमोडिटी विद अ व्यू ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। मतलब आप कुछ भी सेल परचेज कर रहे हो, मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हो, खरीद के बेच रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, लेकिन आपका टारगेट क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो क्या ये रेगुलर होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। क्या ये आपका पर्टिकुलर बिजनेस हमेशा आप ही का बिजनेस रेगुलर इसी काम में होनी चाहिए इन्वॉल्व? कोई जरूरी नहीं है। तो क्या कहता है ये? इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या 1000 ट्रांजेक्शन होगी तभी बिजनेस माना जाएगा? नहीं, एक भी हो गए तो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस हो गया। एक भी ट्रांजेक्शन अगर आपने कर दी तो भी बिजनेस माना जाएगा। ऐसा नहीं कि सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन चाहिए। देयर शुड बी नीदर रिपीटेटिव नॉर कंटिन्यूटी ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन इज नेसेसरी। जरूरी नहीं कि वो रिपीटेशन में काम होना चाहिए या कंटिन्यूटी में होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इनकम टैक्स के हिसाब से जरूरी नहीं है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जब हमने बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा, अकाउंटिंग पढ़ा होगा, वहां पे जरूरी था। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन मीन्स द एक्टिविटीज फॉर अर्निंग लाइवलीहुड विच रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल स्किल्स और मैनुअल स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल लॉयर, डॉक्टर, ऑडिटर, इंजीनियर, यूट्यूबर, टीचर, ट्यूटर, प्रोफेसर, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर किसी के काम कर तो नौकरी कर रहे हो आप, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोगों का प्रोफेशन माना जाएगा। तो जो भी फीस हम लोग चार्ज करते हैं वो हमारे लिए क्या हो गया? बिजनेस की, फिर प्रोफेशन की इनकम। द प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। वोकेशन मीन्स एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अर्न लाइवलीहुड। फॉर एग्जाम्पल ब्रोकरेज, इंश्योरेंस एजेंसी, म्यूजिक, डांसिंग एक्सेट्रा। मतलब खुद सोचो, कोई भी ऐसा काम जहां पे लेन देन सामान का नहीं हो रहा, बातें चल रही हैं, सामान समझाया जा रहा है, कंसल्टेंसी दी जा रही है। हम आपको प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, मैं आपको रजिस्टर नहीं बेच रहा, मैं आपको बुक नहीं बेच रहा, वो रेफरेंस के लिए लिंक दिया है बस, लेकिन मैं बुक बेच नहीं रहा आपको। लेकिन तो कर क्या रहा हूं मैं? सिर्फ आपको इन सबको यूज करके सिर्फ पढ़ा रहा हूं। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? मेरा प्रोफेशन हो गया। ठीक है। एज द रूल्स फॉर द असेसमेंट ऑफ business, profession और vocation are the same. There is no importance of making any distinction between them for income tax purpose. तो income tax के लिए ऐसा कुछ नहीं है vocation वालों को अलग जाएगा, profession वालों को अलग जाएगा, business वालों को अलग जाएगा, नहीं। business, profession या vocation तीनों के तीनों एक साथ आ जाओ, भैया काम कर लो। Demerger, in relation to a company, demerger means the transfer by a demerged company of its one or more undertaking to any resulting company which fulfill the prescribed conditions. डीमर्ज क्या होता है? किसी कंपनी को जोड़ दो तो मर्ज, अलग अलग बांट दो तो डीमर्ज। मैंने कुछ सामान किसी और कंपनी को दे दिया तो मेरी कंपनी डीमर्ज होकर उसके संग जुड़ गई जाके। What is demerged company? It means the company whose undertaking is transferred pursuant to demerger to a resulting company. तो जिस कंपनी को हमने अलग करा, एक कंपनी की दो कंपनी बनाई, जैसे आपने सुना होगा पीछे रिलायंस कंपनी ने डीमर्ज किया, तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर से जियो निकल के आया, डीमर्ज किया, रिलायंस में जियो को अलग कर दिया अपने से, तो जियो अलग चल रहा है अब। तो क्या हुआ? तो डीमर्ज कौन सी कंपनी हुई? रिलायंस। और रिजल्टिंग कंपनी कौन सी निकल के आई? उसमें से एक कंपनी निकल के आई, उसका नाम निकला जियो। कल को हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्री में से और भी कंपनी निकल के आए, उस तरह आईटीसी में से कोई कंपनी निकल के आए, उस तरह टाटा ग्रुप में से कोई कंपनी निकल के आए। तो जो कंपनी निकल के आएंगी वो रिजल्टिंग कंपनी, जो अलग हो रही है वो डीमर्ज कंपनी, एक अंश निकाल दिया उसमें से। रिजल्टिंग कंपनी, इट मीन्स वन और मोर कंपनीज इंक्लूडिंग अ होली ओन्ड सब्सिडरी टू विच द अंडरटेकिंग ऑफ डीमर्ज कंपनी इज ट्रांसफर्ड। ओके, नाउ कमिंग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। आप समझ लो, फिर से मैं फिर से वो रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बुक पढ़ रहे हो उस बुक को रेफर करते रहना और इस चीज़ों को समझना जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वरना इस चैप्टर ना आपको थोड़ी देर में ऐसा लगेगा कि सर नींद से जगा दो मुझको। ठीक है, नींद से जगाना नहीं है, हमें पढ़ाई करनी है। Profits and gains of business profession. The following incomes are chargeable to income tax under the head business profit and gains of business and profession. Number 1, profit and gains of business profession. जो भी आपका बिजनेस हो या प्रोफेशन है, उसका प्रॉफिट हो या गेन हो, उस सबको हम इनकम माना जाएगा। तो आपने जो भी एक्सपेंस माइनस किए, इनकम ऐड करके जो आया नेट प्रॉफिट, नटशेल में इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट, इसके इनकम प्रॉफिट। एनी कंपनसेशन ड्यू टू बी रिसीव्ड बाय, अब आपने अभी पढ़ा डीमर्ज क्या होता है, डीमर्ज कंपनी क्या है, रिजल्टिंग कंपनी क्या है,
इन रिजल्टिंग कंपनी को कोई भी कंपनसेशन मिला, कोई एजेंसी है उसको कोई कंपनसेशन मिला, कोई आपकी होल्डिंग कंपनी है उसकी एजेंसी को आपने दे दिया, मतलब इस तरह से लिखा हुआ है एनी पर्सन फॉर और इन कनेक्शन विद द वेस्टिंग कंपनी इन द गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। कोई गवर्नमेंट कंपनी से आपको कोई कंपनसेशन मिल रहा है तो वो सारा का सारा हमारा बिजनेस प्रोफेशन में शामिल हो जाएगा। इनकम ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, इनकम डिराइव्ड बाय ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म टू इस फॉर इट्स मेंबर। तो अगर आपने कोई ऐसे ट्रेड एसोसिएशन है उसके लिए सर्विस करी, उससे पैसा मिल रहा है आपको, तो वो भी आपके लिए इस क्लॉज में शामिल हो जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में, क्योंकि आपका प्रोफेशनल है ये। आप एक ट्रेड एसोसिएशन चला रहे हो तो आप खुद सोचो ना, वो सैलरी में काउंट हो रहा है, ना कैपिटल गेन में काउंट हो रहा है, ना कहीं समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएगा, लेकिन आप तो कंपनी चलाते दिख रहे हो अपने को, काम भी कर रहे हो प्रॉपरली, पैसा भी कमा रहे हो, तो वो आपके लिए बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही शामिल होगा। अगेन टू रिपीट समथिंग, रिपीट क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। इस चैप्टर में ना कोई रट्टे मारने वाले काम मत करना, इस चैप्टर में ना अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, लॉजिकल चलेंगे, यहाँ पे लॉजिकली चलेंगे आप, यहाँ पे लॉजिक से काम करना। ये मत करना सर वो क्या बताया था, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में सिखाया था, सैलरी में सिखाया था, कैपिटल गेन में सिखाया था, यहाँ पे लॉजिक चलेंगे सिर्फ। लॉजिक भी ऐसे कि आपको देख के समझ आएंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की इन वाले प्रैक्टिस करोगे तब आपको जितना क्लैरिटी आएगी उतना वैसे क्लैरिटी नहीं आएगी। चलिए, रिसिप्ट्स इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, ये सब आप पढ़ना। इम्पोर्ट कंट्रोल, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट्स, रिसिप्ट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म। हाँ जी, अगर आप पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, आप एक पार्टनर हो, एज ए पार्टनर जब आप काम करते हो तो आपको कंपनी से सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ये सब भी क्या जी सर प्रोफेशन की कैसे होगी, बिजनेस की कैसे इनकम होगी, तो पार्टनर इंडिविजुअल को मिली सैलरी है वो। अब अगर आपने 12th क्लास में, जो आपको याद हो पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ी थी, या बीकॉम में आके पार्टनरशिप अकाउंटिंग की थी, तो आपने क्या पढ़ा था, सारे खर्चे निकालने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आया उसको हम बांटते हैं, उससे पहले हम सैलरी नहीं देते, उस डिविजिबल प्रॉफिट को हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वहां उसको सैलरी देते हैं, वहां उसको कमीशन देते हैं। गलती से अगर आपने P&L अकाउंट में डाल दी उसकी सैलरी पहले, तो वो खर्चा हो गया वहां पे उसका। तो क्या लिखता है, पूरा पढ़ना देखो, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म provided that it has been allowed as deduction in computing the taxable profit of such firm। तो अगर आपने गलती से उसको पहले माइनस कर दिया एज एन एक्सपेंस, तो आपकी वो वाली एक्सपेंस को एक्सपेंस ना मान करके आपकी इनकम में माना जाएगा एज ए बिजनेस इनकम। क्योंकि आप कर क्या रहे हो, आप चालाकी कर रहे हो। वैसे तो करोगे नहीं क्योंकि ऑडिटिंग चल रही है ना, वहां पे ऑडिटिंग वाला आ रहा है सामने, कर नहीं पाओगे, लेकिन कर गए गलती से चालाकी आप। तो आपने चालाकी करी कि पार्टनर की सैलरी भी डाल दी खर्चे में, ओह पार्टनर का इंटरेस्ट भी डाल दिया खर्चे में, ओह पार्टनर का बोनस भी डाल दिया खर्चे में। इतने चालाक हो क्या? तो जो अलाउड नहीं है वो यहाँ पे हम वापस प्लस कर लेंगे सर, क्योंकि वो आपकी इनकम मानी जाएगी, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की। ऐसे नहीं करते कि माइनस कर दो उठा के, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मतलब स्टॉक वगैरह जो आपने सिक्योरिटीज अपने उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। इफ द बिजनेस ऑफ द एसएससी इज टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी शैल बी चार्जेबल अदर देन फॉर अदर सोर्सेज। तो अगर आपका काम ही ऐसा है कि जी मेरा तो काम ही यही है, मैं तो बैंक हूँ, मेरा बैंक ही है इंटरेस्ट में, सिक्योरिटीज में पैसा लगाना, स्टॉक मार्केट उसमें इंटरेस्ट मिलता है। सिक्योरिटीज मतलब इट कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, मैं पैसा लगा रहा हूँ कहीं, उसके बदले मुझे इंटरेस्ट मिलता है, ये मेरा काम है। मैं फाइनेंसर हूँ, मैं क्या बोलते हैं उसको, साहूकार हूँ, मैं पैसा देता हूँ उसके बदले पैसा मिलता है, मेरा तो काम पैसे का लेन देन है, मैं फाइनेंस कंपनी हूँ। तो भैया ठीक है, सीधी सी बात है, आपका तो काम यही है ना, तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वही आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी। ये नहीं कहोगे मैंने बेचा ही क्या, मैंने लाया ही क्या, आपने पैसा दिया और पैसे के बदले पैसा लिया, ठीक है साहब। चलिए यहाँ तक क्लियरिटी है। देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, 8, 10, 15, 20 पॉइंट है, लेकिन मैं 7-8 पे कवर करके छोड़ता हूँ, ताकि आप जब इस नॉलेज के साथ चलोगे हम क्या शामिल करेंगे क्या नहीं शामिल करेंगे, तो आप जल्दी से इस चैप्टर को कवर कर जाओगे। लॉ इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन, सर स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शंस की इनकम हुई तो क्या वो बिजनेस प्रोफेशन में आएगी, अदर सोर्स में जाएगी? जी हाँ, स्पेक्यूलेटिव की भी होंगी तो भी आपकी वो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी। इस तरह से माना जाएगा कि आप एक प्रोफेशनल चीज़ हैंडल कर रहे हो, अदर सोर्स में नहीं जा रहा, वो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में शामिल होगा क्योंकि आप उस काम को कर रहे हो।
ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये देखो बुक को मैंने बहुत पूरा हाईलाइट कर रखा है आपके लिए। तो मैं अभी आपको थ्योरी समझाऊंगा, बाद में प्रैक्टिकल्स पे आएंगे। तो कहते हैं स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस क्या होती है? इट मीन्स ट्रांजैक्शंस इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी। कमोडिटी क्या होती है? आप कई बच्चे कहेंगे कमोडिटी क्या होती है? कमोडिटी होती है गोल्ड, सिल्वर, तांबा, स्टील, मेटल, गेहूँ, अनाज, ये सब कमोडिटी में आता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे स्टॉक मार्केट में एक शेयर भी होता है उसका, MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है ना, उसका एक्सचेंज है पूरा, उसके लिए भी एक शेयर है। आपने MCX में पैसा लगाया तो सारी जगह पैसा लग गया आपका एक तरह से। इट मीन्स ट्रांजेक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स इज सेटल्ड अदरवाइज देन बाय द एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी और स्क्रिप्स। तो यहाँ पैसा लिया दिया नहीं गया, मतलब सॉरी पैसा कह रहा हूँ, सामान लिया दिया नहीं गया। ये सोचो कि 2 स्टॉक है हमारे पास, इन स्टॉक के ऊपर स्पेकुलेशन करिए, बढ़ेगा इतना, ये घटेगा इतना। आपने नाम सुना होगा इसके लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, है ना। तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, वो ये वादा कारोबार, ये सब चीज़ें वहाँ पे आती हैं। तो जब वादा कारोबार में स्पेकुलेशन चल रहा है, क्या लगता है बादल तो है, बारिश होगी क्या? बारिश होगी, हाँ होगी, लगा 5 लाख की। ये तो क्या है, ये भी स्पेकुलेशन है, आप कर रहे हो। अब आपकी इच्छा है, दोस्तों के बीच में कैसे स्पेकुलेशन, समोसे की कर रहे हो या 5 लाख की कर रहे हो, आपकी इच्छा है। नाउ इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 2 मिनट के लिए आप फिर से 2 मिनट के लिए ब्रेक लो, ऐसे करो, आंख बंद करो, डीप ब्रीथ लो और फिर पढ़ने के लिए शुरू हो जाओ। तो कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पार्ट इसका आता है इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप सोचोगे थ्योरी क्यों करा रहा हूँ, कि थ्योरी करानी बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर की। इस चैप्टर में लॉजिक चलेंगे, एक्चुअल रट्टा मारने का कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, और इसके थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, सब चीज़ें आपको आती हैं। तो प्लीज़ आपको सब कुछ आना ही चाहिए और पता होना चाहिए। नाउ इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। ऐसे कौन से रूल्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए? नंबर 1, बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द SSC। बिजनेस जो कर रहा हो वो SSC खुद कर रहा हो, ये नहीं कि मैं तो बैठा रहता हूँ जी, मैंने SSC का बिजनेस होना चाहिए, खुद का नाम पे बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं किसी और के नाम का बिजनेस का मैं बोलूँगा ये मेरा ही बिजनेस है, मैं इसकी ITR भरूंगा, नहीं जी, आपका बिजनेस है तो बात करो। तो कहता है टैक्स इज चार्जेबल फ्रॉम द पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस और प्रोफेशन। इट इज इमेटीरियल इफ द SSC ओनर ऑफ द बिजनेस कैरीज ऑन द बिजनेस थ्रू अ मैनेजर और अदर सर्वेंट। आप चाहे तो मैनेजर के थ्रू चलवाओ, चाहे सर्वेंट के थ्रू चलाओ, लेकिन बिजनेस आपका होना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी का नहीं होना चाहिए। नंबर 2, सेकंड रूल इज टैक्स इज चार्जेबल ऑन द एग्रीगेट इनकम फ्रॉम ऑल बिजनेसेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द SSC। मैं ये बिजनेस भी करता हूँ, दूसरा भी करता हूँ, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, मैं प्रोफेशनल भी हूँ, समझ रहे हो। आप एक लॉयर हैं और साथ साथ एक परचून की दुकान भी खोल रखी है रात के टाइम, एक परचून की दुकान भी चला रहे हो, और मैं एक लॉयर भी हूँ। आप तो ये थोड़ी लॉयर का अलग से भरूंगा मैं ITR, दुकान का अलग से भरूंगा, नहीं भैया, ये बिजनेस है और वो प्रोफेशन है, इन दोनों को एग्रीगेट कर दो। तो आपके जितने मर्जी बिजनेसेस हो, जितने मर्जी प्रोफेशन हो, एक SSC के सबको इकट्ठा करके एग्रीगेट इनकम निकाली जाएगी। उस एग्रीगेट इनकम पे आपकी टैक्सेबिलिटी चार्ज की जाएगी और चेक करेंगे टैक्स बनता है या नहीं बनता। देन कम्स प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेसेस आर केप्ट सेपरेट। सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट को सेपरेट रखा जाएगा। क्यों? उसका भी कारण क्या होता है, एक चैप्टर आएगा बाद में जो पढ़ते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि एनी लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर प्रॉफिट ऑफ एनी अदर बिजनेस। दिस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस ओनली। तो इसको इसलिए हम इस ब्लॉक को सेपरेट रखते हैं, स्पेक्युलेटिव बिजनेस को सेपरेट रखा जाएगा, बाकी बिजनेस की एग्रीगेट इनकम होगी। तो अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो आपका इस पोर्शन का स्पेक्युलेशन वाले का प्रॉफिट या लॉस को सेपरेट निकालेंगे हम, और इसका अलग निकालेंगे पूरे एग्रीगेट। फोर्थ, द बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन बाय द SSC फॉर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर मैंने पूरे 12 महीने काम नहीं किया, तो भी कोई बात नहीं। सर मैंने सिर्फ 2 दिन काम किया, कोई बात नहीं। सर मैंने 15 दिन काम किया फिर बिजनेस बंद कर दिया, बिजनेस तो था ना। तो ऐसा नहीं कि आपके लिए वो पूरे साल चलना चाहिए, एनी पार्ट ऑफ द ईयर, भले 2 दिन कराओ, भले एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन क्यों ना करियो, आप समझ रहे हो, भले एक ट्रांजेक्शन क्यों ना करियो। सोचो आप अपने अपने काम में लगे हो, अचानक से कोई आया, भाई कोई मकान दिला दे यार,
यार मैं दिला तो दूंगा, लेकिन आजकल ना कमीशन चल रहा है 1% का, मेरे को दिलाएगा देगा, मैं काम तो कर दूंगा तेरे लिए, हाँ कर दूंगा। ले यार एक घर आया हुआ देख, मेरे दोस्त का ही है, तू खरीद ले। उसने खरीद लिया, आपके पास 1% कमीशन बन गया। तो भैया आपने जो एक ट्रांजेक्शन करी, आपकी इनकम हो गई प्रोफेशनल इनकम, बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, ठीक है। नो टैक्स इज पेएबल ऑन एंटिसिपेटेड और नोशनल प्रॉफिट। मुझे ये प्रॉफिट हो जाएगा तो तभी आना ठीक है, ये प्रॉफिट तो मुझे हो जाएगा तो भैया तभी आना। सर पता अगले साल के लिए मैंने एक डील करी है और अगले साल पैसा मिलेगा मुझे उसका, तो अगले साल ही बात करना ITR के लिए। मतलब एंटिसिपेटेड प्रॉफिट पे कुछ नहीं होगा। सर मैंने ना स्टॉक खरीद रखा है, ये 5 टाइम बढ़ेगा, 5 टाइम, तो जब बढ़ जाए तब बात करना, और बढ़ने का जब बेच दो तब बात करना, वरना हमने तो बहुत कश्तियाँ डूबती देखी हैं भैया किनारे पे आते आते। अरे वाह, तो बड़ा डायलॉग हो गया मूवी का, है ना, कि आपने ऐसे भाड़ा, हाँ बेचूंगा बेचूंगा बेचूंगा, बेचा ही नहीं, वो धड़ाम गिर गया। मैं भुक्तभोगी हूँ, जब मैं स्टॉक टॉक करूंगा ना तब बात करेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन, एक अलग सी ट्रांजेक्शन हो गई, अचानक से कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन अलग सी पड़ी है, कोई बात नहीं, तो कहते हैं उसके ऊपर अगर आपके कुछ एक्सपेंस हुए हैं, आपने चलते चलते कोई ऐसा काम कर दिया जो आपके हिस्से आपका था ही नहीं, तो उसके ऊपर खर्चे भी हुए होंगे, तो आप उन खर्चों को, उस आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन पे हुए खर्चों को भी उस यहाँ पे शामिल कर सकते हो। ये यहाँ पे जो कर रहा हूँ ना, अभी थोड़ी देर में आपको मैं इसका पूरा चार्ट समझाऊंगा पूरा। इनकम ऑफ इलीगल बिजनेस और प्रोफेशन। सर इलीगल बिजनेस का भी बताओगे इसके अंदर? हाँ सर बताया जाएगा। टैक्स इज पेएबल ऑन द इनकम ऑफ एवरी बिजनेस और प्रोफेशन वेदर लीगल और इलीगल। पेनल्टी गवर्नमेंट क्या लगाएगी, सरकार क्या लगाएगी, पुलिस क्या लगाएगी, अलग बात है, लेकिन टैक्स वाले तो भैया कैलकुलेशन पूरी करेंगे। द एक्सपेंसेस इंकर्ड टू अर्न इनकम फ्रॉम एन इलीगल बिजनेस विच आर इंसिडेंटल टू सच बिजनेस आर टू बी अलाउड एज डिडक्शन। तो आप लीगल बिजनेस करो चाहे इलीगल करो, उसमें जो कुछ भी आप कर रहे हो खर्चे वर्चे सब शामिल कर सकते हो। However, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोबारा से पढ़ना, घर जाके दोबारा बुक पढ़ना, घर क्या मतलब घर में ही पढ़ रहे हो। पेनल्टीज लेविड फॉर infraction of law and expenses incurred in defense of criminal proceedings are not allowed to be subtracted as an expense। कि सर हमने पकड़े गए थे, वेरी गुड, तो हम पे केस हुआ, वेरी गुड, हमने लॉयर को पैसे दिए, वो खर्चा हो गया हमारा, नहीं होगा इसमें शामिल, उस खर्चे को नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो आप लॉ तोड़ने के लिए आपने खर्चा किया, समझ रहे हो। तो ऐसा कैसे कोई खर्चा शामिल नहीं होगा जो आपको दैट इज गोइंग अगेंस्ट द लॉ। फॉर गोइंग अगेंस्ट द लॉ, या आपने क्रिमिनल डिफेंस के लिए आपने पैसे दिए लॉयर को, कुछ दिए, वो खर्चे शामिल नहीं किए जाएंगे, वो तो आपके जीरो हो गए, नील बटे सन्नाटा। एक्सपेंसेस इंकर्ड बिफोर सेटिंग अप अ बिजनेस, बिजनेस को शुरू करने से पहले के जो खर्चे थे सर, बिल्कुल हो सकता है ना, बिजनेस शुरू कर सेटअप हुआ ही नहीं है अभी तक, फिर खर्चे कर रहे हैं हम, तो क्या कहता है, these expenses are not admissible in the case of a company। expenses incurred before incorporations are not allowable but those incurred after incorporation। मैं सोच रहा हूं बिजनेस करूंगा, लाइसेंस देता हूं, रिसर्च करता हूं, कुछ करता हूं, कुछ नहीं मान्य रखता। आपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कर दिया, नहीं किया, तो जिस दिन बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया उससे पहले का कुछ भी मान्य नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस शुरू कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया लेकिन शुरू नहीं किया, मतलब कंपनी तो डाल दी लेकिन शुरू नहीं करी, इसके बीच में अगर कोई खर्चा किया तो वो शामिल हो जाएगा। लेकिन बिजनेस इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ दुकान लगा लूँ, वेरी गुड, दुकान जिस दिन चालू करे तब बात करियो, दुकान के पेपर बना, दुकान के लाइसेंस ले, सब जिस दिन तुमने दुकान का रजिस्टर कर दी कि हाँ दुकान रजिस्टर हो गई, अब मैं शटर कब खोलूंगा मेरी बात की बात है। तो जिस दिन दुकान रजिस्टर हो गई उससे पहले के खर्चे शामिल नहीं होंगे, बात के होंगे सिर्फ, उसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल टू बी केप्ट इन व्यू व्हाइल डिटरमाइनिंग द रियल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो जो भी आपके जनरल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। डिडक्टेबल बिजनेस लॉसेस, business losses which are not of a capital nature and which have been sustained during the previous year and which are incidental to business carried on by the SSE are deductible while computing income under the head business and profession। आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको पिछले साल, प्रीवियस ईयर चलता है ना हमेशा, तो कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस भी आप यहाँ पे हटा सकते हो, अपने प्रॉफिट में से एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारे एक चैप्टर पढ़ेंगे ना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, वो हम कर सकते हैं। Sums previously allowed as deductions are taxable if recovered during the previous year। यहां लिख दिया बैड डेट्स, लिखा बैड डेट्स हो गए थे बहुत सारे,
फिर बाद में पता चला कोई कुछ बैड डेट्स रिकवर हो गए थे। तो भैया वो बैड डेट्स अगर रिकवर हो गए तो एक्सपेंस में क्यों रह गए वो? तो जो रिकवर हो गया वो यहाँ वापस प्लस कर दो, या यहाँ पे 1000 था यहाँ 800 लिख दो, 200 रिकवर हो गए थे। तो कोई भी ऐसा लॉस है जो रिकवर हो चुका, अगर आपने कहा कि इंश्योरेंस क्लेम डाला था जी हमारा तो लॉस हो गया, गोदाम में आग लग गई थी, तो भैया इंश्योरेंस से क्लेम भी तो मिल गया होगा ना। तो अगर क्लेम मिल गया तो वो रिकवरी हो गई। तो कोई भी ऐसी रिकवरी अगर आपकी आ गई तो वो आपका खर्चा नहीं माना जाएगा, वो हम वापस ऐड कर लेंगे। धर्मादा collected from customers is not a trading receipt and hence not liable to pay tax। धर्मादा क्या होता है मुझे थोड़ा याद था लेकिन ऑन द स्पॉट थोड़ा भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, मैं फिर बाद में छोटी सी कहानी लेके आ जाऊँगा इसके लिए। Underwriting commission earned by the assessee on the shares subscribed by the public is accessible as business income, whereas the underwriting commission on shares subscribed by the underwriter himself reduces the cost of shares and not taxable। Underwriting commission क्या होता है बेसिकली, कई बच्चों को कहानी पता होती है, कोई को नहीं पता, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे मैं किसी कंपनी में या कभी शेयर्स की डीलिंग कर रहा हूँ, तो एक कंपनी है उसने बोला कि मैं आपकी कंपनी के 50 लाख शेयर मैं बिकवा दूंगा, बिके तो बिके नहीं तो मैं ले लूँगा। तो हमने उसको एक कमीशन दिया कि ठीक है यू हैव बिकमिंग अंडर राइटर फॉर 50 लाख शेयर्स। अब 50 लाख शेयर की गारंटी उसने दे दी, वो कोई भी डीमेट अकाउंट कंपनी हो सकती है, कोई भी ब्रोकर हो सकता है। अब जितने कंपनी में उसने बेचे उस पर जो कमीशन उसको गया, जो हमने उसको कमीशन दिया, तो वो तो हो गया हमारे लिए एक्सपेंस। लेकिन अगर उसने खुद ही खरीद लिए तो वो एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, तो सेल परचेज की ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, इसको थोड़ा बारीकी से पढ़ोगे तो और जल्दी समझ आ जाएगा। यहां पे क्लियर है कहानी? ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सर कंप्यूटेशन कैसे करते हैं पीजीबीपी की। अगर यही समझ आ गया तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्या तो इस चैप्टर की ख़त्म हो गई। इस चैप्टर में समझने के लिए यही है, बाकी सब तो फिर सेक्शन 30, 31 वो क्या बोलता है, कितना % बोलता है, कॉफ़ी प्लांटेशन वाले कितना मानेंगे, टी प्लांटेशन वाले कितना मानेंगे, रबड़ प्लांट वाले कितना मानेंगे, वो सब चीज़ें कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसको हमने उठाया हुआ है कि कंप्यूटेशन करेंगे। हमने कंप्यूटेशन का मतलब क्या है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम का। आज पहले ही चैप्टर के अंदर हम काफ़ी चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो हैव पेशेंस, समझना, दोबारा से डाउट हो फिर से वापस जाना, फिर से सुनना, फिर से वापस जाना, फिर से सुनना। ये जल्दी मत करना, इस चैप्टर को समझने में कभी कभी महीने लग जाते हैं, लेकिन फिर से ये लॉजिकल चैप्टर है, इसमें रट्टे मारने का कुछ भी नहीं है। आप समझते हैं इसमें क्या कहना चाहता है। हमें कंपनी ने क्या दिया, 2 भाई बताया था ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इनकम टैक्स अथॉरिटी। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वो पेश कर दिया इनकम टैक्स वालों के सामने। हम आ गए असेसिंग ऑफिसर। आप कौन है, एसएससी, हम है असेसिंग ऑफिसर। हमने चेक किया, हमने कहा भैया ये एक्सपेंस अलाउड नहीं है, ये इनकम अलाउड नहीं है, ये इनकम अलाउड थी क्यों नहीं डाली, ये एक्सपेंस अलाउड था क्यों नहीं डाला, ये एक्सपेंस ज़्यादा डाल दिया आपने, ये एक्सपेंस कम क्यों किया है। आप खुद सोचो ज़रा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब मैं क्या क्या कर रहा हूँ साथ साथ देखो, ये भैया एक्सपेंस तुमने क्यों डाल दिया, अलाउड नहीं था, ठीक है मालिक माफ़ कर दो, माइनस कर दो, क्यों माइनस कर दो, प्लस करो। एक्सपेंस तुमने क्यों कर रखा है, तुमने तो माइनस कर रखा है ना। ये याद रखना हमेशा, देखो 2 चीज़ें दिमाग में रखना, एक्सपेंस जो होते हैं वो माइनस होते हैं, इनकम जो होती है वो प्लस होती है। मतलब क्रेडिट किया है अकाउंट में कुछ तो प्लस किया है, डेबिट किया है तो माइनस किया है। अगर एक्सपेंस को माइनस कर दिया, मतलब एक्सपेंस को माइनस किया तो गलत किया तो प्लस कर लेंगे, एक्सपेंस को माइनस नहीं किया तो माइनस कर देंगे, इनकम को प्लस नहीं किया तो प्लस कर लेंगे, इनकम को माइनस नहीं किया तो प्लस ज़्यादा कर लिया तो माइनस कर देंगे, क्रेडिट ज़्यादा हो गया तो मतलब प्लस ज़्यादा हो गया तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्रेडिट कम किया था तो मतलब अंडर किया था तो वैल्यूएशन तो प्लस कर देंगे। तो मतलब जो करना है वो करना है, जो नहीं करना उसको उल्टा कर दो। समझ आ रहा है। तो अगर आपको एक्सपेंस करना था नहीं दिखाया, कर दो एक्सपेंस, माइनस कर दो। आपको माइनस करना था आपने नहीं किया, माइनस कर दो। आपने प्लस करना था नहीं किया, प्लस कर दो। आपने प्लस ज़्यादा क्यों किया तो डिफरेंस जो भी है उसको वापस माइनस कर दो। आपने माइनस ज़्यादा क्यों कर दिया तो जो डिफरेंस है उसको प्लस कर लो। आई होप कि ये कहानी आपको क्लैरिटी समझ आ जाएगी। अब इसको समझ के एक एक लाइन को पढ़ लो और कंप्यूटेशन का पार्ट शुरू हो गया।
प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, हमें क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। ऐड एक्सपेंसेस और लॉसेस डिसअलाउड, अलाउड नहीं थे लेकिन आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए। भैया क्यों माइनस कर दिया, तो क्या करें, प्लस कर दो साहब, मालिक हैं आप, असेसिंग ऑफिसर, प्लस कर लो सर, हम प्लस कर लेंगे। इनकम अलाउड बट नॉट क्रेडिटेड, सर इनकम तो अलाउड थे, आपने ऐड क्यों नहीं किया, सर गलती हो गई सर, चाहे शाणे बन रहे हो, चलो ऐड कर लो वापस। एक्सपेंस एक्सेस ऑफ अलाउड लिमिट, लिमिट कितनी थी 10,000, आपने कर दिया 15,000, तो 5,000 जो माइनस एक्स्ट्रा किया है वापस प्लस कर दो। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अब P&L अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हो, क्रेडिट में डेबिट में, हम लिखते हैं क्रेडिट में। तो अगर उसको हमने कम किया होगा तो क्या करेंगे, मतलब इसका मतलब हमने इनकम कम कर दी ना, प्लस कम किया, इसका मतलब क्रेडिट के अंदर मतलब प्लस कम किया, तो क्या करोगे, प्लस कर दो। तो जितना आपने अंडर वैल्यूएशन किया, मतलब स्टॉक होना चाहिए था आपका 1 करोड़ या 1.5 करोड़, आपने दिखाया 1.2 करोड़, तो जो 0.3 का डिफरेंस है वो ऐड कर दो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जहां पे लगे ना कि सर लॉजिक समझ, वो दिमाग में लाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड में क्या आता था, ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट में क्या आता था, क्लोजिंग स्टॉक। तो डेबिट में ओपनिंग स्टॉक मतलब एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो एक्सपेंस आपने ज्यादा दिखा दिया, ओवर वैल्यूएशन हो गया, तो क्या करोगे, माइनस, मतलब वापस, क्योंकि माइनस ज्यादा हो गया तो आप प्लस कर लोगे, उसको वापस आ गया। ये समझ आ गया, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5। सिमिलरली 1 2 3 4 5, कहीं ना कहीं इसका उल्टा हो जाएगा ना यहाँ पे, कि माइनस क्या क्या करेंगे हम, कुछ तो ऐड करेंगे उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपने दिखाया, और कुछ हम माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, इसका उल्टा करो, देखो जो डिसअलाउड था आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वापस ले लिया हमने, जो अलाउड था आपने दिखाया नहीं, देखो एक्सपेंस और लॉस इज अलाउड बट नॉट डेबिटेड, तो क्या करो भैया माइनस करो, एक्सपेंस दिखाओ माइनस करो। इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड, आपने ऐसी इनकम जो टैक्सेबल थी नहीं उसको दिखा रखा है, तो क्यों दिखाया, वापस लेस करो, उसको आपने प्लस कर रखा है ना, इनकम को प्लस कर रखा है, माइनस कर दो। इनकम एग्जेम्प्ट थी बट क्रेडिटेड, भैया जब एग्जेम्प्टेड इनकम है, चैप्टर पढ़ाया था पूरा, उसके बाद आप इसको फिर से माइनस कर रहे हो, फिर से प्लस कर रहे हो, अलाउड नहीं है ना, माइनस कर दो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अब क्रेडिट ज्यादा हो गया मतलब प्लस ज्यादा हो गया तो माइनस करो उतना डिफरेंस। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मतलब डेबिट ज्यादा हो गया, मतलब खर्चा ज्यादा हो गया, तो कम करो उसको। अब आपको ये समझ आ गई कहानी क्या हो रही है। तो ये था वो जो IAS ने, सामने वाले भाई ने बोला, और ये हमने जब चेक किया इनकम टैक्स एक्ट के मध्य में, उसके बाद ये आया हमारा आंसर। यहां तक क्लैरिटी है, सही। तो प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ तो लॉस के केस में बुक में लिखा हुआ है, अगर लॉस हुआ तो सारे रूल को रिवर्स कर दो, कुछ मत करना रिवर्स, टाइम पास मत करना, बस इसको नेगेटिव में लिख देना। अगर आपका 1 लाख का था, यहाँ पे प्रॉफिट था, इसको प्रॉफिट ना लिख करके यहाँ माइनस में लिख देना 1 लाख, बस सारा रूल टेंशन फ्री आपका निकल जाएगा आंसर। इन द सेम रूल विल अप्लाई फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। In the case of receipt and payment account of cash book, the following statements are prepared to find out profit and gain from business profession, income from profession, less all admissible expenses relating to the profession। ठीक है सर, तो ये हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में खर्चे, इनकम वैसे और कुछ होती नहीं है, तो सिंपल जो भी प्रॉफिट है माइनस जितने भी खर्चे अलाउड हैं बस वो माइनस करने होते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, इसको बोलते हैं हम रूल्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द SSC। दूसरा मेथड जो होता है इसके अंदर बुक में जो लिखे हुए, देखो मेथड तो बहुत सारे हो गए लेकिन हम सब पे नहीं जाएंगे, सिर्फ पढ़ रहा हूँ, सिर्फ यही याद रखना आपको, मेन मेथड यही है आपके लिए। दूसरा मेथड बोलता है इन दिस मेथड अ फ्रेश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमिन द प्रॉफिट एंड लॉस। द फॉर्मेट ऑफ दिस मेथड मे बी एज अंडर ऑल टुगेदर ऑल टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड लेस ऑल एडमिसिबल एक्सपेंसेस लेस ऑल एडमिसिबल लॉसेस वी गेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बस ये से इसका एक छोटा सा नमूना दे रखा है पेज नंबर 222 पे। ये जो भी लिखा हुआ है इस बुक में जो हम रेफर कर रहे हैं उसमें 222 नंबर पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज की कहानी यहाँ पे खत्म करते हैं। थोड़ी लंबी कहानी है बिजनेस प्रोफेशन की, धीरे धीरे पढ़ते रहना और समझते रहना, समझ आए तो दोस्तों को बताते रहना। देखो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आप लोगों के मेहनत के बदले अगर उसको होता है ना कि रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो मेहनत करना बंद कर देगा इंसान एक दिन आके।
तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बोलो कि सर ने चालू कर रखे क्लासेस, अच्छी क्लास चल रही हैं, तो कमेंट भी लिखा करो। अगर आप कमेंट नहीं लिखोगे तो फिर दोस्तों को फ़ायदा क्या होगा ना मेरे पढ़ाने का। आपके कमेंट तो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों को बताओ, इस चैनल को आगे प्रमोट करो। बिजनेस प्रोफेशन को समझाने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हर टीचर के अलग तरीके होते हैं पढ़ाने के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके को अगर आप समझ गए हो तो आपको बिजनेस प्रोफेशन के क्वेश्चंस एटलीस्ट, मैंने कहा 100% करेक्ट करके आओगे, 70-80% तक सही करके आओगे। और अगर 70-80% सारे क्वेश्चन अगर आपके 70-80% सही हो जाते हैं तो आपके मार्क्स कितने हो गए? 70-80% मार्क्स हो गए। हो यार, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते हम ग्रेजुएशन के अंदर, है ना। और CS करोगे तो 60% पासिंग मार्क्स हैं, वो भी हो गए। तो आप कुछ भी करो, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन एटलीस्ट 70-80% मेरे सही हो जाए। जो सही 100% हो जाए, जो नहीं हुए 70-80% हो जाए, मेरे मार्क्स 70 से 80% आ जाए। ठीक है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।